These are the biochemical investigation. What is your probable diagnosis? Is phenylalanine an essential amino acid or non-essential? Why? Tyrosine? Non-essential. But in this clinical case, what are your comments on tyrosine? Is it essential or non-essential? Why? Why? Tyrosine. Phenylalanine is not being converted into tyrosine. Why? Because this enzyme is deficient. Phenylalanine hydroxylase, which is the first step. कौन सा step? First step in metabolism of phenylalanine. तो बेटा जब phenylalanine से आगे टायरोसिन नहीं बन रहा है तो टायरोसिन भी एसेंशियल हो जाता है in case of phenyl ketone urea. How is the structure of glycine? Glycine का स्ट्रक्चर में क्या होता है? ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? क्या होता है बेटा ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में? सबसे बेसिक होता है ग्लाइसिन तो। Is it optically active or inactive? Active. Does glycine have optical activity or not? Why? क्या? Why glycine is optically active or why it is inactive? बोलिए जल्दी. Is glycine optically active or inactive? Inactive. Why? Why? क्या? Different groups are. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं ये बताओ पहले तो. नहीं है? क्यों नहीं है भाई? तो पूछ रहा हूं मैं. बेटा दिस इज नॉट कायरल कार्बन, इसमें सिमेट्री है. इट हैज सिमेट्री. एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ऑलवेज शोन बाय एसिमेट्रिक कार्बन. ग्लाइसिन में बेटा एलेनिन कैसे बनता है? इसको हटा दो. दिस इज एलेनिन. दिस इज ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? दिस इज एक्टिव. तो इसमें बेटा फिनाइल ग्रुप जोड़ दो. फिनाइल ग्रुप पता है ना बेटा क्या होता है? बेंजीन रिंग माइनस एक हाइड्रोजन C6H5. हमारे यहाँ बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते थे. फाई होता है ना, फाई. इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फिनाइल ग्रुप. ठीक है, तो इसलिए मैंने लगा दिया. दिस इज फिनाइल. ठीक है. अब बेटा टायरोसिन कैसे बनेगा इससे पता? पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप. और यहाँ देखो बेटा एंजाइम कौन सा डेफिसिट है? हाइड्रोक्सिलेज. कौन सा? हाइड्रोक्सिलेज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलेज? एडिशन ऑफ OH. एडिशन ऑफ. अब समझ आया फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन कैसे बन रहा है? देखो
सीरम फिनाइलएलेनिन 900 माइक्रोमोल पर लीटर, ठीक। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इट इज 40 to 120. Then serum tyrosine is low. Serum tyrosine is low. Why serum tyrosine is low? Phenylalanine is not converted into tyrosine. Due to which reason? आधा ठीक है, पर रीजन क्या है बेटा इसका? Due to deficiency of this enzyme, phenylalanine hydroxylase. याद हुआ आप दोनों को? Why tyrosine levels are low? Because phenylalanine is not converted to tyrosine. Why it is not converted to tyrosine, beta? Because there is deficiency of enzyme phenylalanine hydroxylase. And why the enzyme is deficit? Because of genetic mutation. Because of it is a autosomal recessive trait. If you do not know, it is a autosomal recessive trait. Okay. Next thing, beta. How is phenylalanine entering into the body? It is entering via diet. Via diet. अब चपाती खाते हैं उससे भी फिनाइलएलेनिन मिलता है, अंडा खाते हैं उससे भी मिलता है, मीट खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब में होता है फिनाइलएलेनिन. ओके, इन ईच एंड एवरीथिंग. नाउ वंस फिनाइलएलेनिन is digested, some of it or majority of it will be utilized in protein synthesis. क्यों? After all, it is amino acid. It is a amino acid. फिनाइलएलेनिन वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा. कुछ एक्सेस भी बच जाता है बेटा किसी किसी जगह पे, तो उसको डिग्रेड करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? डिग्रेड, ताकि उससे हम ग्लूकोज या कीटोन बॉडी या पायरुवेट कुछ तो बना पाए. ग्लूकोज बनेगा तो ग्लाइकोलाइसिस या टीसीएम आगे चला जाएगा, पायरुवेट बनेगा तो फिर टीसीएम एंटर हो जाएगा, कीटोन बॉडीज बनेगी तो सीधे सीधे यूटिलाइज हो जाएगी. ओके, समझ आई बात? फिनाइलएलेनिन के यूज कहां हो रहे हैं? अब जब बेटा फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज जीन म्यूटेटेड है, ये एंजाइम नहीं बन रहा है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा फिनाइलएलेनिन का टायरोसिन बनाने में भी जाता है. क्या बनाने में? टायरोसिन. तो वो टायरोसिन नहीं बन रहा है, वो टायरोसिन नहीं बन रहा है, तो आगे बॉडी में टायरोसिन की कमी होने लग जाएगी. और जब टायरोसिन की कमी होगी बेटा, तो क्या होगा पता है? जितने टायरोसिन से डिराइव्ड प्रोडक्ट होंगे ना, फॉर एग्जाम्पल yes, catecholamines, serotonin, yes, melanin, thyroid hormones, norepinephrine, epinephrine, thyroid hormone, serotonin, melanin, L-dopa, dopamine, these are all derived from tyrosine. ठीक है? ये जीन, ये एंजाइम हमारे पास नहीं है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, तो इससे फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. जब बेटा टायरोसिन बॉडी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो जितना टायरोसिन के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिल रहे हैं. ओके, तो डेफिसिट है बेटा फिनाइलएलेनिन का जीन, फिनाइलएलेनिन का एंजाइम, लेकिन हमें दिक्कत आ रही है टायरोसिन मेटाबॉलिज्म में ज्यादा. ओके, अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं बेटा? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म. आपको याद होगा ना, फिनाइलएलेनिन एंटर, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, टायरोसिन. ठीक, इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ आते हैं? सीरोटोनिन. सीरोटोनिन क्या होता है बेटा? सीरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर. साइमल्टेनियसली इट इज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आल्सो. ठीक, सीएनएस में काम करता है. ऑल्सो एक्सेस ऑफ फिनाइलएलेनिन. जब बेटा एक चीज सोचो, फिनाइलएलेनिन आगे मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है टायरोसिन में, तो ब्लड में फिनाइलएलेनिन का लेवल बढ़ेगा. यहां देखो बढ़ा हुआ है ना, बढ़ा हुआ है ना. एक्सेस ऑफ दिस फिनाइलएलेनिन starts depositing in brain. उसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन. क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन. डीमाइलिनेशन होने लग जाता है सीएनएस में. किसमें? डीमाइलिनेशन. और नई माइलिन शीथ का सिंथेसिस रुक जाता है. खुद सोचो,
एक उसमें पढ़ा होगा ना एक्शन पोटेंशियल वाले में, बेटा नर्व इम्पल्स किस में तेज चलती है, माइलिनेटेड नर्व में, नॉन माइलिनेटेड में? माइलिनेटेड में। तो सोचो जो हाथ मेरा ऐसे एकदम से मूव कर रहा है, अगर उसमें जरा सा हाथ छोड़ गया या माउस में डिले आ जाता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हाथ तो बहुत दूर की बात है। समझ आई बात? दैट्स द थिंग। सेकेंडली, एक्सेस ऑफ फिनाइल एलेनिन, एक्सेस विच इज नॉट मेटाबोलाइज्ड, जिससे सीरम लेवल में लेवल बढ़ रहा है, वो बेटा कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल कीटोन्स में। किसमें? फिनाइल कीटोन्स में। नंबर 1 इज फिनाइल पायरुवेट एंड थर्ड वन इज फिनाइल लैक्टेट। ठीक है? These are all converted to these things. Peculiar mousy odor. Peculiar mousy odor. बेटा ये क्यों आती है पता है? Due to these phenyl ketones. Due to these phenyl ketones. Okay? इस वजह से ये इसका डायग्नोसिस का सबसे ट्रिवियल तरीका है। This is the most trivial technique to diagnose phenylketonuria. Also, जब बेटा मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है ना, मेंटल रिटार्डेशन, तो अराउंड 5 IQ पॉइंट्स आर लॉस्ट एवरी 10 वीक्स। एवरी 10 वीक्स 5 IQ पॉइंट्स। कितने? 5। व्हाट इज IQ? एवरेज कितना होता है ह्यूमन का? नो, इट इज नॉट 100। 70 के आसपास। Correct? इस क्लास का निकालोगे तो 70 आएगा एवरेज। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कितना था? हाँ, इट इज डिबेटेड बट वाइडली एक्सेप्टेड इज बिटवीन 160 to 170। डिबेटेड, कुछ लोग 160 भी बोलते हैं, कुछ लोग 170 भी बोलते हैं। अब आप उस हिसाब से अपना नाप लो। ठीक है? एवरेज इज समवेयर अराउंड 120 आई थिंक, बिकॉज ये बार बार अपडेट होता रहता है। इट इज अपडेटेड। साइकेट्री के जो लोग जर्नल्स पढ़ता है ना, जो साइकेट्रिस्ट होता है उनसे पूछना, ये डिस्कस करना। जो बेटा बच्चा होता है ना, यहाँ देखो 3 month old, कितना? 3 month old। देखो इसकी क्या क्या वो आ रही है? पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, पेक्यूलियर माउजी ओडर। द पेरेंट्स मेंशन्ड दैट द इन्फेंट इज इंक्रीजिंगली इरिटेबल एंड नॉट हैज बीन अचीविंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लाइक हेड कंट्रोल और सोशल स्माइलिंग। यानी कि मेंटल डेवलपमेंट धीमा है। क्या है? स्लो है। यानी कि उसके उम्र के जो बच्चे हैं उतना डेवलपमेंट उसका नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि that phenylalanine is getting accumulated in brain which is slowing down its mental growth। और वो mental growth बेटा कैसे slow down, कैसे reflect कर रहा है? He is losing roughly 5 IQ points every 10 weeks। यानी कि हर 2-2.5 महीने में 5 IQ points जा रहे हैं। ठीक है? Now, what is the most likely? Questions लिखो बेटा पहले। Do you know whom Albert Einstein married? Who was his first wife? क्या? अरे नहीं। I think she was her research scholar under her and उसका IQ बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा था। She was a bigger genius than her। और जानते हो दोनों की डाइवोर्स कंडीशन क्या थी? कि आगे अगर आइंस्टाइन को कोई नोबेल प्राइज मिलेगा तो उसकी जितनी भी होगा ना पैसा, दैट नोबेल प्राइज का, वो अपनी वाइफ को दे देगा एज एलिमेंट। दे गॉट सेपरेटेड इन 1919 एंड आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज इन 1921। द PKU case which we have discussed due to genetic disorder is classical PKU is classical PKU. PKU is phenylketonuria, classical. There is one more in which this BH4 is deficit. BH4 is deficit. सुना इसका नाम कहीं? BH4 बता देता है। टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन।
tetrahydro biopterin. Normal thyroid hormones are also required for normal mental functioning. Do you know that? दिमाग सही तरह से काम करता रहे, इसके लिए बेटा थायराइड हार्मोन्स का भी नॉर्मल लेवल्स में रहना जरूरी है. And what is the precursor for thyroid hormone बेटा? टायरोसिन. टायरोसिन. और टायरोसिन कहाँ से आ रहा है बेटा? फिनाइलएलेनिन से. एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे सीरम टायरोसिन लो क्यों है, एब्सेंट क्यों नहीं है? Why it is low, not absent? आप जिस डाइट से बेटा फिनाइल एलेनिन ले रहे हो उसमें टायरोसिन भी तो होगा, आप छाट के थोड़ी खा रहे हो. आप फॉर एग्जाम्पल जैसे गाजर खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा अगर उसमें फिनाइल एलेनिन कम है ज्यादा है तो सही ना, उसी तरह बेटा उसमें टायरोसिन भी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो लेकिन है. What is the most probable diagnosis बेटा? First question. What is the most likely diagnosis? क्या? Classical phenylketonuria. How did you diagnose it? Mousy odor or mental retardation or eczema like rashes. वो बहुतों में होता है. That can be in a number of reasons. ये elevated phenylalanine level, then low tyrosine level. ठीक है, ये then urinary phenylketones positive. Urinary phenylketones positive. Also genetic testing, चलो ये एकदम से नहीं होता, but this is also the confirmatory test. ठीक है. Then second question, describe the biochemical basis of this disorder. Beta, what is the biochemical disorder in this case? Answer the second question beta. Describe the biochemical basis of this disorder. Deficiency of what is PAH? Please do not speak until and unless I tell you to speak. Yes, please. बैठे रहिए आप प्लीज. What is P? ये जीन का डेफिशिएंसी से क्या होता है? The gene is not deficient. And what is PAH? हाइड्रो क्या? Dehydrogenase. Question number 2, beta. What is the biochemical basis of this? And why the enzyme is deficit, beta? Why the enzyme is deficit, beta? I am asking. आपके साथ में कौन है ये? बैठ जाओ. बैठिए बैठिए, कुछ देर बाद बात करते हैं. बैठिए. So, what is the reason for second question, beta? Deficiency of enzyme. Which enzyme? Phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase. अब ये चीज तो समझ आ गई कि एंजाइम डेफिसिट है. बेटा एंजाइम क्यों डेफिसिट है ये भी समझो. बिकॉज द जीन इज डिफेक्टिव. द जीन इज डिफेक्टिव. जीन के डिफेक्टिव होने से क्या होता है बेटा? अगर जीन डिफेक्टिव है तो आगे पॉलीपेप्टाइड खराब बनेगी. पॉलीपेप्टाइड खराब बनेगी. पॉलीपेप्टाइड क्या होती है बेटा? प्रोटीन होती है. क्या होता है? प्रोटीन. एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ठीक है, इस वजह से
Now, what is the normal metabolic pathway of phenylalanine and how it is disrupted in this condition? हाँ जी, अब आपकी बारी है, बोलिए. चलो इस पार्ट को छोड़ दो. What is the normal metabolic pathways? किताब में है, ये याद करने वाली चीज, ठीक, छोड़ देते हैं इसे. इतनी जल्दी याद भी नहीं होता, आई नो. इसका बताओ, how it is disrupted in this condition? How phenylalanine metabolism disrupted in this condition? जो भी condition है ये. कौन सा एंजाइम? तो बेटा इसकी वजह से क्या हो रहा है अगर वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो? और बोलते रहिए. टायरोसिन नहीं बन पा रहा, फिर टायरोसिन रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बनना, ठीक है, ठीक. Yes, the excess of phenylalanine, the excess of phenylalanine. कुछ तो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में भी जाएगा ना, कुछ, सब नहीं, कुछ, लेकिन स्लोली वो लेवल बढ़ता रहेगा. The excess of phenylalanine will get deposited in nervous tissues, in CNS, causing mental retardation. Similarly, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा इन्होंने बोला फिनाइल कीटोन्स, जो 3 है, क्या क्या नाम थे बेटा? These also accumulate बेटा, these also accumulate, and these are excreted in urine also. Okay, तो these are also causing damage. ठीक है? Pyruvate. Explain the pathophysiology behind the clinical manifestation observed. थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पर अगर आप एक आधा पैथोफिजियो बता दें. बेटा पैथोलॉजी के रिगार्डिंग जो जो कंडीशंस डेवलप हो रही हैं उसका रीजन क्या है? जैसे मेंटल रिटार्डेशन इज हैपनिंग ड्यू टू फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक, पर बेटा वो क्यों हो रहा है? क्या? यस, डेपोजिशन ऑफ एक्सेस phenylalanine. नॉट इन ब्रेन, यू शुड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक. दूसरा, ग्रेइंग ऑफ हेयर. ग्रेइंग ऑफ हेयर, ग्रेइंग ऑफ हेयर कैसे होगा सोचो? यस, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. बिकॉज फिनाइलएलेनिन से बेटा क्या बन रहा है? टायरोसिन बन रहा है. अब बाल कैसे सफेद होंगे या बाल कैसे आपके खराब होते चले जाएं? कई बार ऐसा होता है, आधे सफेद हो जाते हैं, आधे काले हो जाते हैं, फिर सफेद आ जाते हैं. फिनाइलएलेनिन से क्या बन रहा है बेटा? टायरोसिन. अब बेटा जब फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन नहीं बन पा रहा है तो टायरोसिन की हो गई है क्या? कमी. टायरोसिन की कमी हो गई है. जो डाइट से थोड़ा बहुत आ रहा है बस वही. वो लिमिटेड टायरोसिन आपका कहाँ कहाँ जाएगा? मेलेनिन सिंथेसिस में जाएगा, सीरोटोनिन सिंथेसिस में जाएगा, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन्स, 500 जगह जाएगा. ठीक. तो बेटा बॉडी भी यही करती है कि उसे सबसे पहले थायराइड हार्मोन्स चाहिए. वो बाकियों के बिना रह लेगी, वो अपना हेयर स्टाइल बिगाड़ लेगी, पर इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन थायराइड हार्मोन्स. तो मेजॉरिटी विल बी शंटेड देयर. फिर आपका सीरोटोनिन बनने जाएगा, बिकॉज इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर बेटा. नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन आर आल्सो न्यूरोट्रांसमीटर्स. पता होना चाहिए आपको. पता है ना? 2 टाइप एएनएस पढ़ा है ना, एक आइडिया तो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. देयर इज अ बेसिक आइडिया, नाम तो सुना है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, कोलिनर्जिक और एड्रेनर्जिक. ठीक है. एक में एपिनेफ्रिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, एक में नॉरएपिनेफ्रिन. तो वहां लगेगा बचा गुजा टायरोसिन. तो मेलेनिन थोड़ी बनेगा बेटा.
तो इसीलिए बालों का क्या होता जाएगा, ग्रेइंग होती चली जाएगी। ठीक है, दिस इज द थिंग। और कोई एक आधी और पैथोफिजियो। थायराइड बेटा बड़ा हो जाएगा, पता क्यों? क्योंकि एक बार थायराइड डिसरप्ट हुआ ना तो थायराइड की अपने खुद की बहुत 500 पैथोफिजियो हो जाती हैं। ठीक है, वैसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं, पर ठीक है मान लेता है, अभी मान लेता है, क्योंकि बात तो ठीक है। Yes. Also, decreased blood pH due to phenyl ketones. और देखते हैं आगे बेटा, what are the biochemical ना अच्छा ये discuss the role of tetrahydrobiopterin in phenylalanine metabolism and its clinical significance in this disorder. किसने नाम आज पहली बार सुना? पहली बार सुना आज? देखो है, बताता हूं, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो बेटा, ये वाला। इट इज नॉट बायोप्रोटीन, इट इज बायोप्टेरिन। बायोप्टेरिन, आई टेल यू बेटा क्या होता है। एंजाइम कौन सा डेफिसिट है हमारा? पूरा नाम बोलो। Which is the deficit enzyme? Phenylalanine hydroxylase. बेटा इस एंजाइम को काम करने के लिए कोफैक्टर लगता है। क्या लगता है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर पता क्या है बेटा? ये है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। What is the cofactor? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। क्या है कोफैक्टर बेटा? टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन for proper functioning of enzyme phenylalanine hydroxylase. Okay? अब बहुत बार ऐसा देखा गया है बेटा, एंजाइम प्रॉपरली बॉडी में जितना चाहिए उतना बन रहा है, ठीक, प्रॉपर फंक्शनिंग भी है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरली भी इंटैक्ट है, पर बॉडी में एंजाइम की जगह टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन की कमी होगी, यानी कि BH4 की कमी होगी। किसकी कमी? BH4 की कमी होगी। या तो हमें डाइट में नहीं मिल रहा, या बॉडी में बन नहीं रहा, या सप्लीमेंट नहीं हो रहा, रिजल्ट क्या है? कमी हो गई। तो वो एंजाइम होते हुए भी बेटा आप काम नहीं कर पा रहा, वो एंजाइम फंक्शनल होते हुए भी काम नहीं कर पा रहा, बिकॉज इट इज अ कोफैक्टर फॉर दैट एंजाइम। ठीक है, अगर एंजाइम का कोफैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? दैट एंजाइम इज नॉट एबल टू वर्क। अब जब बेटा काम नहीं कर रहा है तो नेट रिजल्ट क्या होगा? ढाक के 3 पात, यानी कि फिनाइलएलेनिन से टायरोसिन नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो कौन से 2 रीजन देखे आपने? पहला, या तो एंजाइम ही ना हो ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, बिकॉज इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। दूसरा, या तो एंजाइम है, कोफैक्टर नहीं है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। ठीक है? Now, what are the biochemical tests used to diagnose this disorder and rationale behind them? रोथेरस बेटा उन्हीं 3 के लिए था, बेनेडिक्ट नहीं। बेनेडिक्ट नहीं बेटा। बोलो किसको पता है? एक आधा टेस्ट पता है? स्फेरिक क्लोराइड इज करेक्ट आंसर, बट इट इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट। यस, गैरोट्स टेस्ट होता है, बिकॉज फिनाइल कीटोन्यूरिया इज पार्ट ऑफ गैरोट्स टेट्राड। पढ़ा है गैरोट्स टेट्राड? 4 होते हैं इसमें, फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिस्टीन्यूरिया और एल्केप्टोन्यूरिया होता है। बाकी 2 पता करो, होता है। सिस्टीन्यूरिया, सिस्टीन्यूरिया, देन एल्केप्टोन्यूरिया, एक और होता है बेटा, पता करो। इट इज गैरोट्स टेट्राड। गैरोट्स टेट्राड, गैरोट्स टेट्राड में बेटा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आता है। ठीक है? तो और कौन सा टेस्ट होता है? फेरिक क्लोराइड इज करेक्ट आंसर, बट इट इज नॉट अ रिलायबल टेस्ट, नॉट अ रिलायबल टेस्ट।
Then the second is Guthrie's test. Yes. बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट होता है बेटा. इट इज अ बैक्टीरियोलॉजिकल है. कितना बैक्टीरिया मेटाबोलाइज कर पाता है ना, दैट इज यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उस पर डिपेंड करता है. बहुत रिलायबल टेस्ट है. आफ्टर दैट, इसके अलावा द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑल टेस्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट. स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है. सैंपल की आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक. Then genetic study. Now, outline the treatment option with focus on biochemical correction. तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? फिनाइल एलेनिन डाइट से बहुत कम करना है. देखो आप हटा नहीं सकते उसे, आप कुछ ना कुछ लोग उसमें फिनाइल एलेनिन आ ही जाएगा. ठीक है. आप उसे घटा सकते हो, बहुत हद तक घटा सकते हो, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते बेटा. और वो करना भी नहीं चाहिए. बिकॉज बेटा प्रोटीन सिंथेसिस ऑल्सो हैज टू गो इन योर बॉडी. इट इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड. बहुत जगह लगेगा ये. ठीक. लेकिन इसके साथ जो एक चीज और करनी चाहिए ना, जो लोग भूल जाते हैं, यू हैव टू टेक टायरोसिन सप्लीमेंट्स. क्योंकि बेटा फिनाइल एलेनिन से आगे टायरोसिन अब नहीं बन रहा है. नाउ इट इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड. अब वो एसेंशियल बन गया. तो ये दो मेजर करेक्शन होते हैं. बहुत लोग कहते हैं डाइट हैविंग वेरी लो फिनाइल एलेनिन. ठीक है, वो बात ठीक है, बट द फॉलो अप इज यू हैव टू सप्लीमेंट टायरोसिन ऑल्सो. तो ये दो चीजें याद रखना. ओके. फिर कोई आके नहीं पूछेगा सर मैंने तो लिखा है फिनाइल एलेनिन की डाइट नहीं होनी चाहिए, आपने नंबर क्यों काटे? बेटा ये छोटी छोटी बातें होते हैं, यहाँ कटते हैं आपके नंबर. Now, what are the complications of untreated cases and how do they relate to the biochemical defect? बोलो बेटा. क्या? Mental retardation. Why? Due to accumulation of phenyl ketones and phenylalanine. आगे. क्या? क्या? Yes. आप ये देखो फिनाइल एलेनिन से प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं. अब वो सब प्रोडक्ट नहीं बन रहे. जैसे इसने बोला ग्रेइंग ऑफ हेयर, ही इज एब्सोल्युटली राइट. क्यों? क्योंकि बेटा मेलेनिन प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है. तो बेटा ग्रेइंग ऑफ हेयर सीवियर केसेस में बेटा ये आगे चल के एल्बिनिज्म भी एक तरह से रूप ले सकता है. या एल्बिनिज्म ना हो तो विटिलिगो तो हो ही जाएगा. ठीक. व्हाइट पैचेस जो पड़ जाते हैं बहुत डीप होते हैं जो. और कौन कौन सा है? डोपामीन, सीरोटोनिन, दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर. यस. अगर आपने बेटा मसल फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, मसल फिजियोलॉजी, तो आपको पता है हाथ का एक्शन कैसे होता है. जैसे ये हमारा हाथ का एक्शन ऐसे जाता है. ठीक. नहीं, स्लाइडिंग फिलामेंट नहीं, वो तो मस्कुलर पार्ट हो गया बेटा. एक एक्साइटेटरी पार्ट होता है, इनहिबिटरी पार्ट भी होता है. जितना एक्साइटेटरी होता है ना उतना इनहिबिटरी भी होता है. पता है अभी जैसे मैं आगे दे रहा हूँ तो एक इनहिबिटरी पार्ट है जो उसे पीछे भी ला रहा है, लेकिन सिग्नल आए जा रहा है पीछे से कि नहीं इसे आगे करो. ठीक. ऐसे समझो जैसे ये पंखा एसी पे चल रहा है. ठीक. एसी वोल्टेज पे इनिशियली इसे आगे भी धक्का लग रहा है इसीलिए आगे जा रहा है, लेकिन उतना धक्का बेटा इसे पीछे भी लग रहा है. ये ऐसा ही बेटा हाथ में होता है कि इनहिबिटरी सिग्नल भी काउंटर आता रहता है पीएनएस से. वो अगर आपने साइकेट्री के केसेस में देखा हो, जैसे पार्किंसंस और दूसरे होते हैं ना एल्जाइमर्स, उनकी बेटा मसल टोन बहुत हाई हो जाती है, तो उनका हाथ ऐसा ऐसा आता है. ऐसे शेक नहीं, वो तो करता ही है. दैट इज पिन रोलिंग मूवमेंट. ऐसे ये पिन रोलिंग मूवमेंट होता है, वो ऐसे ऐसा आता है उनका हाथ. जैसे मैं कहूँ कि ये मार्कर मुझे उठाना है तो हाथ ऐसा आएगा मेरा. Their movements are not clean, क्योंकि उनका एक्साइटेटरी सिग्नल तो बेटा प्रोनाउंस्ड है ही है, उनका इनहिबिटरी सिग्नल भी बेटा जो साथ में चलता रहता है वो भी बहुत प्रोनाउंस्ड है, जिससे मसल टोन बहुत बढ़ जाती है. ये बेटा वो जिम वाली मसल टोन नहीं है कि बहुत शेप में आ गई. दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मसल टोन, हाइपरटोनिया काइंड ऑफ. मुझे पता है मुझे यहाँ आके इनहिबिट करना है, ठीक, अपना एक्शन, या लेटस से मुझे यहाँ आके इनहिबिट करना है, तो यही होगा. ओके. उससे पहले नहीं होगा जितना मैं चाहूँ, लेकिन इन दैट केस इट कैन नॉट हैपन. तो बेटा ये भी देखा गया फिनाइल कीटोन्यूरिया के सीवियर केसेस में. ठीक है. क्यों? क्योंकि बेटा न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन इज गेटिंग हैम्पर्ड.
कौन किसकी प्रोडक्शन? न्यूरोट्रांसमीटर, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, डोपामीन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन बेटा एएनएस में होता है, आपको अगर पता हो तो। किसमें? एएनएस में। और बेटा एएनएस आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा ना सब चीज कंट्रोल करता है एएनएस, वहीं से ही। आपका पेरिफेरल मूवमेंट, ये यहाँ पे पढ़ता है ना, एनाटॉमी में ब्लॉक्स आते हैं C1 C2, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है तो बेटा वहीं से निकल के आती है, इसीलिए एएनएस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और जब उसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बनेंगे तो एएनएस फंक्शन गेट्स हैम्पर्ड। ठीक है, ये पार्ट या तो ये वाला कवर होता है मसल फिजियोलॉजी में या आपका CNS PNS में होगा, देख लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये जो मैंने बताया मसल टोन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। चलो आंसर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कहाँ पे? वही तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है बेटा उसके, सप्लीमेंट्स। यस, देन इट इज नॉन क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया ना। क्लासिकल और दूसरे में कैसे फर्क करोगे? क्लासिकल में जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बेटा, तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। क्लासिकल में एक्वाफैक्टिव। हाँ ठीक है, बाकी और देखो। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। Then what is the biochemical basis of PKU? PKU is autosomal recessive disorder caused by mutations in phenylalanine hydroxylase gene leading to deficit or absent enzyme activity. This enzyme catalyzes hydroxylation of phenylalanine to tyrosine, a critical step in amino acid metabolism. Okay? ठीक है, किसी को कोई डाउट? Those who have not written, they can write it down. Okay? Now, normal metabolic path. जल्दी लिखो, शॉर्ट में लिखो। इतना टेक्स्ट लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? Just write down in short. ये चीज बताई गई थी कि आपको मसल फिजियोलॉजी में हाइपरटोनिया होता है, मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं तो भूल गया, पर ये आएगा, पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी में ही है। इनफैक्ट इसके शायद 2-3 क्लिनिकल एग्जामिनेशन के टेस्ट भी आते हैं। अभी हुआ कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन में? हुआ कुछ नहीं हुआ क्या? स्नेल्स चार्ट वगैरह, फिर ऑप्टिकल डिस्क, ब्लड प्रेशर लेना भी नहीं सिखाया? बोलो यार, क्लिनिकल एग्जामिनेशन तो मेन वाइवा उसी का होता है, आप लोगों का पता है। हिमैट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बेटा, और कलेज भी बहुत होता है उसमें। यस, बिलीव मी। नाउ नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे एंड डिसरप्शन इन PKU। बेटा नॉर्मल पाथवे लिखने का इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, किताब में इससे बेटर फॉर्म में कलर्ड इलस्ट्रेशन दी हुई है। ठीक, आप लोग वहां जाके उसे आराम से पढ़ लेना। फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे व्हाट इज आवर मेन कंसर्न इज डिसरप्शन कहाँ होता है बेटा? ड्यू टू PAH डेफिशिएंसी, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइलएलानिन accumulates and it's converted into alternate metabolites such as, पढ़ो, which are excreted in urine. ठीक है, excess of phenylalanine gets deposited in CNS. Even these are also deposited to some extent in CNS, causing mental retardation, hypertonia, ataxia. ataxia भी हो जाता है। जो चीज नहीं पता है या नहीं है आपके पास, उसको लिख लो ना। डेवलपमेंटल डिले एंड माइक्रोसेफेली, high phenylalanine level disrupt brain myelination and neurotransmitter synthesis, dopamine, serotonin. एक चीज नोट करो बेटा, यहाँ पे यही दो क्यों लिखे हैं मैंने? Why only these two are written? ना 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 बेटा, देख किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ब्रेन की बात हो रही है, ब्रेन की बात हो रही है। हाँ, epinephrine and norepinephrine have respective role in brain, but they are more concerned in PNS and ANS, peripheral nervous system बेटा।
इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे उनका नाम नहीं लिखा मैंने, बनेंगे वो भी नहीं, बनेंगे वो भी नहीं, ठीक है। तो जब तक बेटा ब्रेन की बात हो रही है, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद डोपामाइन एंड सीरोटोनिन। impairing neuronal development, impairing neuronal development। माउजी ऑर्डर बेटा फिनाइल लैक्टेट एक्यूमुलेशन, ठीक है। ऐसा फिनाइल एसिटेट भी कुछ किताबें लिखती है, बोथ आर करेक्ट। सत्यनारायण इज द बेस्ट एग्जांपल। सत्यनारायण में फिनाइल एसिटेट है। हाइपरटोनिया एंड इरिटेबिलिटी, hypertonia and irritability, it is due to altered neurotransmitter balance। कैसे बेटा altered neurotransmitter balance कैसे, सोचो। अगर आपको सिर्फ इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए ना, तो मैं आपको बताता हूं। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन पता है कैसे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? बेटा दे आर एक्साइटेटरी, दे आर एक्साइटेटरी। यानी कि अगर मुझे ये फिंगर ऐसे पॉइंट करनी है आपकी तरफ, ठीक है, तो बेटा जो न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होगा ना, दैट वुड बी एक्साइटेटरी इन नेचर, एक्साइटेटरी इन नेचर, क्योंकि एक नया सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होगा। ओके बेटा, व्हाट इज द इनहिबिटरी हार्मोन, किसी को पता है? सॉरी हार्मोन, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कहाँ आ गया? ग्लाइसिन। पता है? पता था ये? नहीं पता होगा। द इनहिबिटरी इज ग्लाइसिन। अब मैं आपको ये कह रहा था ना बेटा, ऐसे ऐसे सिग्नल आता है, ऐसे ऐसे। एक्साइटेटरी तो रुक रुक के आ रहा है, लेकिन बेटा इनहिबिटरी जो पहले दब रहा था वो अब ज्यादा क्यों हो गया पता है? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। फिनाइल कीटोन्यूरिया में बेटा टायरोसिन आगे नहीं बन पा रहा, जिससे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नहीं बन रहे बॉडी में। क्या नहीं बन रहे? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन नहीं बन रहे हैं। तो यानी कि जो एक्साइटेटरी सिग्नल है जैसे ये, वो कम है बेटा। बट विच वन इज द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लाइसिन। बेटा ग्लाइसिन की कमी होती है बॉडी में कभी? बता, होती है कभी कमी ग्लाइसिन की बॉडी में? क्यों नहीं होती? जितना मांगो उतना पाओ। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बेटा, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन की तो कभी कमी होगी ही नहीं। पहले मान लो एक्साइटेटरी हार्मोन का लेवल आपका 50 यूनिट था, इनहिबिटरी का भी 50 ही था, तो सिग्नल प्रॉपर जाते थे, जैसे बॉलिंग करनी है, ठीक, लाइक दिस। अब क्या हुआ है बेटा, फिनाइल कीटोन्यूरिया में एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल कम हो गया, क्योंकि टायरोसिन नहीं है तो वो आगे कम बन रहे हैं। लेकिन बेटा ग्लाइसिन का लेवल तो प्रॉपर है ना अभी भी, ग्लाइसिन को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ना, तो बेटा बॉलिंग ऐसे होगी। कॉज द एक्साइटेटरी सिग्नल इज वीकेंड एंड द इनहिबिटरी वंस आर स्ट्रॉन्गर। समझ आई बात? These are very very minute concepts जिनका बेटा इंटीग्रेशन होता है फिजियोलॉजी के साथ, और बहुत भयानक इंटीग्रेशन होता है, याद रखना। इसमें आप लोगों का फायदा भी रहेगा, पता है कैसे? अगर आप ये टॉपिक्स मान लीजिए, जैसे हार्मोन्स आते हैं, आप लोगों को सच में पता पढ़ने का तरीका एग्जैक्ट यही होता है। हार्मोन्स आप दो जगह पढ़ेंगे बेटा, बायोकेमिस्ट्री में भी, फिजियोलॉजी में भी। ज्यादा बड़ा पोर्शन आपका फिजियोलॉजी में, फिजियोलॉजी में पढ़ लो। 90% ऑफ द टेक्स्ट विल वर्क इन बायोकेमिस्ट्री आल्सो एज इट इज। हाँ 10 में 9 नहीं मिलेंगे, पर 10 में 6 आराम से मिलेंगे, आराम से, सच बता रहा हूं। वो चैप्टर छोड़ देना, बायोकेमिस्ट्री चैप्टर का बेटा, वो तो यूनिट है। देन देयर इज एक्शन पोटेंशियल और मसल फिजियोलॉजी बेटा, वो एडवांस बायोकेमिस्ट्री में वापस आएगा, उसे आप एडवांस बायोकेमिस्ट्री में पढ़े, वहां पे बेटर है वो। देन देयर इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी भी आएगा बेटा वापस वहां पे, इम्यूनिटी वापस फिजियोलॉजी से पढ़िए, दैट इज बेटर देयर। तो आप एक जगह ढंग से पढ़ेंगे, आपके 2 जगह नंबर तैयार हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इनके बिना ना फिजियो, इन टॉपिक्स के बिना, हार्मोन्स हो गया आपका, इम्यूनिटी हो गया बेटा, ना फिजियो का पेपर बनेगा ना बायोकेमिस्ट्री का। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो एक जगह पढ़िए ढंग से, दोनों जगह नंबर लीजिए। Then eczema like rash, possibly due to altered protein metabolism and immunologic factors।
क्यों हो रहे हैं बेटा? फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, क्या है? जो बेटा प्रोटीन सिंथेसिस में भी तो लगेगा ना। सिमिलरली बेटा टायरोसिन भी तो अमाइनो एसिड है। अब टायरोसिन का लेवल कम है तो बेटा वो जिस प्रोटीन में लगेगा वो भी तो बननी बंद हो गई होगी या खराब बन रही होगी, इसीलिए रैशेस आ रहे हैं। देन पुअर फीडिंग एंड वॉमिटिंग, जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन। जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिस्ट्रप्शन क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल कीटोन्स। देन रोल ऑफ टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन BH4. BH4 is a cofactor for PAH, phenylalanine hydroxylase. Tyrosine hydroxylase, खाली phenylalanine hydroxylase नहीं बेटा, tyrosine hydroxylase, and even tryptophan hydroxylase. In BH4 deficient variants of PKU, even if PAH is structurally intact, phenylalanine cannot be converted due to lack of this essential cofactor, necessitating a different therapeutic approach. Okay? आप जितनी मर्जी जीन थेरेपी दे दो बेटा, करेक्ट एंजाइम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? एंजाइम में तो कमी है ही नहीं। वी आर लैकिंग BH4 टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। ठीक है, तो इस चीज को फर्क करना पड़ेगा हमें। कैसे कर पाओगे सोचो। मान लो कोई PKU का केस आता है आपके पास, मान लो, तो सबसे पहले क्या दोगे बेटा? जीन थेरेपी दोगे या सप्लीमेंट दोगे BH4 के? क्या देना आसान है? BH4 के सप्लीमेंट। अब अगर मान लो कि उससे एलिवेट नहीं हो रहे सिम्टम्स, उससे सिम्टम्स कम या खत्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका क्लासिकल केस है, इसका क्लासिकल केस है, इसमें BH4 की कमी नहीं है, इसमें जेनेटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। ओके, ऐसे फर्क किया जाता है। समझ आ रहा है बेटा? देखो, मेटाबॉलिज्म इज टफ टू स्टडी, ओके, एंड इट इज इवन टफ टू टीच, बिलीव मी। जितना मुश्किल आप लोगों के लिए है उतना मुश्किल मेरे लिए भी है। ओके, 3 केस है बेटा आज, यू कैन से इवन 3.5। एक केस भी अगर आप ढंग से आज घर पे जाके याद करने में कामयाब रहे, कंसिडर योरसेल्फ लकी। ठीक, मेटाबॉलिज्म नहीं आता समझ बेटा। लोग कहते हैं ना सर के ऊपर से आता, सर के ऊपर से नहीं बेटा, वो छत के ऊपर से जाता है मेटाबॉलिज्म। बाकी सारी बायोकेमिस्ट्री सर के ऊपर से जाएगी नॉर्मली, बेटा ये मेटाबॉलिज्म छत के ऊपर से जाता है। ठीक है, तो इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं भी ज्यादा भाग नहीं रहा हूं। आई एम ऑलवेज रिपीटिंग ईच एंड एवरी स्टेप कंटिन्यूअसली। ओके, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी को कहीं भी किसी भी बात पे डाउट है, किसी भी छोटे से टर्म पे, त्रिपाठी पूछ लेना। ठीक है, कितने मार्क्स थे इस बार? 38. कम है त्रिपाठी, तेरे कैलिबर के हिसाब से कम है, और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। Now, biochemical test for diagnosis बेटा, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, हील प्रिक टेस्ट फॉर एलिवेटेड फेनाइलएलेनिन। लिख लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कम किताबों में मिलेगा आपको, हील प्रिक टेस्ट। देन क्वांटिटेटिव सीरम फेनाइलएलेनिन मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव सीरम फेनाइलएलेनिन मेजरमेंट, एलिवेटेड लेवल्स कंफर्म डायग्नोसिस। अगर सीरम में बेटा फिनाइलएलेनिन का लेवल बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज अ क्लियर केस ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया। किन केस में हो सकता है बेटा? जब फिनाइल कीटोन यूरिया है, और किस में होगा? तभी तो फिनाइलएलेनिन एक्यूमुलेट हो रहा है सीरम में। हाइपरफिनाइलएलेनिन, ब्लड में जब ना, मुझे नहीं पता भाई, ना मैंने ऐसा टर्म कहीं सुना है, सच बात बताऊं। हाइपरफिनाइलएलेनिमिया, मैंने ये टर्म कहीं नहीं पढ़ा भाई। I have consulted 3 books, both are all 3 are standard. One is Hubert Strayer, one is Leninger, and third is Vasudevan. मुझे तीनों में नहीं मिला, इसलिए मैं आपके आंसर को ना गलत कह रहा हूँ ना सही कह रहा हूँ, मैं आज सुनी आज रहा हूँ। Then urine organic acids, presence of phenyl ketones, presence of phenyl ketones. फिर एक और टेस्ट बोला था आप लोगों ने ना, कौन सा? फेरिक क्लोराइड। एंड देन देयर वाज वन दैट्स गुथरीज टेस्ट।
उसके अलावा ये सब है बेटा. मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग आइडेंटिफाइज म्यूटेशन इन PAH जीन. आइडेंटिफाइज म्यूटेशन इन PAH जीन. देन BH4 लोडिंग टेस्ट. BH4 लोडिंग टेस्ट डिफरेंशिएट क्लासिकल फ्रॉम BH4 डेफिशिएंसी. अगर हमें पता करना है कि ये क्लासिकल फिनाइल कीटोन्यूरिया या BH4 की डेफिशिएंसी है, तो कौन सा होगा टेस्ट बेटा? BH4 लोडिंग टेस्ट. ट्रीटमेंट ऑप्शन देखो बेटा. अब आपके पास केस आइडेंटिफाई हो गया फिनाइल कीटोन्यूरिया का, सारे बायोकेमिकल डिफेक्ट पता चल गए. अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? How this thing has to be treated? Dietary restriction of phenylalanine. Dietary restriction of. So you need to adopt a diet which is deficit or low in phenylalanine. Okay. BH4 supplementation for BH4 responsive PKU variants. अगर मान लो BH4 की डेफिशिएंसी से फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रहा है, तो आपको BH4 सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे. Then large neutral amino acid supplementation reduces phenylalanine transport across blood brain barrier. Across blood brain barrier. बेटा blood brain barrier के across क्यों रोकना है phenylalanine का जाना? ताकि न्यूरल टिश्यूज को डैमेज ना हो, ताकि ब्रेन में फिनाइलएलानिन एक्यूमुलेट ना हो, और ताकि मेंटल रिटार्डेशन ना हो, इसीलिए रोकना है. देन जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंटल टारगेटिंग PAH जीन म्यूटेशंस. ओके, दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन. देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अनट्रीटेड. इफ इतना धीरे लिखोगे तो 6 यही बच जाएंगे. तेज लिखो. Complications of untreated PKU. Severe intellectual disability due to neurotoxic effect of phenylalanine. Due to न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ फिनाइलएलानिन. ठीक है. बिहेवियरल abnormalities, hyperactivity, seizures. ओके. Microcephaly, reduced brain growth. Then eczema and hypopigmentation. Tyrosine deficiency affected melanin synthesis. कैसे? टायरोसिन से मेलानिन सिंथेसिस पे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा? सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है. कौन सा एंजाइम लगता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज या टायरोसिनेज? कौन सा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिल. There are two enzymes, tyrosine hydroxylase or tyrosinase. Then maternal PKU syndrome. Let us say a mother who's carrying a baby is suffering from phenylketonuria. ठीक, suffering from phenylketonuria. अब बेटा अगर उसकी डाइट में फिनाइलएलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, फिनाइलएलानिन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो बेटा फीटस को जो ब्लड जा रहा है वो भी तो मदर से होके ही जा रहा है ना. तो इसका मतलब क्या है? अगर मदर के ब्लड में फिनाइलएलानिन का लेवल ज़्यादा है, तो जो ब्लड बेटा फीटस में एंटर कर रहा है उसमें भी तो फिनाइलएलानिन बहुत ज़्यादा है ना. तो नेचुरली जो बच्चा होगा उसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगा, माइक्रोसेफेली होगी, ब्रेन का ग्रोथ कम होगा और दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है. ठीक है. इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को हु आर सफरिंग फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया शुड टेक स्पेशल मेजर्स. केस 2 पढ़ो बेटा इसे. बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया समझ आया अच्छे से? आया ना? एक ये अच्छे से समझिए, टायरोसिनीमिया इज somewhat messy, I should say. It is not easy to grasp. पता है क्यों? क्योंकि बेटा इसके बारे में किताबों में भी कम लिखा है. There is less literature regarding tyrosinemia. This is a case of tyrosinemia. Type 1, yes, good. A 2-month-old infant is brought to pediatric clinic with failure to thrive. Failure to
थ्राइव। बेटा दिस इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ PKU, ठीक है, PKU, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन वहां पे बहुत तेजी से होता है ना, इसलिए दोज इन्फेंट्स ऑल्सो फेल टू थ्राइव, ओके। एंड अ पेक्यूलियर कैबेज लाइक ओडर, एंड अ पेक्यूलियर कैबेज लाइक ओडर। यहां से हमें पता चल गया दैट दिस इज नॉट फिनाइलकीटोन्यूरिया, ओके। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स हेपेटोमेगाली, क्या? व्हाट इज हेपेटोमेगाली? एनलार्जमेंट ऑफ लीवर। कोई और क्लिनिकल पैथोलॉजी जानता है जिसमें हेपेटोमेगाली होती है? यस, वॉन गिक्स, वॉन गिक्स। अगर अपने आंसर पता है, अगर तुमको पता करना है आंसर तुम्हारा ठीक है गलत है, मैं तुम्हें बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। If you are able to give one reason to justify your answer is correct. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डिफेंड कर लोगे लिवर सिरोसिस, बताओ कर लोगे? कौन कर लेगा यहाँ पे? कोई नहीं कर पाएगा बेटा। If you are able to give one reason, solid reason, even if it is for 2 words only, for your answer is correct. अगर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही है आपके पास, देन योर आंसर इज इनकरेक्ट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इसलिए बेटा वॉन गिर्क्स है इसका आंसर, इट इज नॉट लिवर सिरोसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स हेपेटोमेगाली एंड माइल्ड जॉन्डिस, कितना? माइल्ड जॉन्डिस। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन शो एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, हाइपोग्लाइसीमिया एंड प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यूरिन एनालिसिस रिवील्स एलिवेटेड लेवल ऑफ सक्सिनाइल एसीटोन, किसका? बेटा इसे मत छोड़ना, इसको याद करो। क्या है ये? सक्सिनाइल एसीटोन। द होल कलेश इज ड्यू टू दिस सक्सिनाइल एसीटोन। जितने ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, a major thing is contributed by this thing only, succinyl acetone. I'll tell you how. Further biochemical test reveal, पढ़ो बेटा क्या है? 650 माइक्रोमोल पर लीटर। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या था बेटा? प्लाज्मा टायरोसिन लेवल कम था। क्या था? कम था। या ना के बराबर था, यहाँ पे एलिवेटेड है। ओके, वन मोर रीजन टू रूल आउट PKU. ओके, देन प्लाज्मा मेथोनिन लेवल एलिवेटेड. ओके, यूरिनरी सक्सिनाइल एसीटोन मार्कडली एलिवेटेड. मार्कडली एलिवेटेड. इसको ध्यान से पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? दिस इज ऑल्सो अ कीटोन बॉडी. दिस इज ऑल्सो अ कीटोन बॉडी. ठीक है ना चंद्रशेखर? बेटा आ रहा ना समझ में? कोई डाउट हो पूछ लेना. फैमिली हिस्ट्री. द पेरेंट्स आर consanguineous and a previous sibling died at 4 months of age due to liver failure of unknown etiology. क्वेश्चंस लिखो बेटा जल्दी. इसको प्रायर एक्सप्लेन करूंगा, आप सब लोग नहीं समझ पाओगे. वी हैव टू एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप. कैसे? स्टेप बाय स्टेप. जैसे PKU तो बेटा प्रायर एक्सप्लेन किया था, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए. इसलिए एक एक क्वेश्चन इसका लिखिए आप लोग कॉपी में. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस बेटा टायरोसिनीमिया टाइप 1. कौन सा? टाइप 1. इट इज टाइप 1. इसके आगे एक भी डंडा और लगा के टाइप 2 या टाइप 3 कर दिया, the whole diagnosis is wrong. Okay? Hepatorenal tyrosinemia, an autosomal recessive disorder caused by deficiency of enzyme fumarate acetoacetate hydrolase. कौन सा एंजाइम बेटा? fumarate acetoacetate hydrolase. बेटा व्हाट इज हाइड्रोलेज? हाँ जी सिद्धि पाटिल है ना. हाँ जी बेटा व्हाट इज हाइड्रोलेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलेज एंजाइम? नो वन एल्स विल स्पीक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलेज? और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलेसिस? चलो फॉर दैट एग्जांपल. हाइड्रोलेसिस का मतलब क्या होता है बेटा?
चलो मैं हिंट दे देता हूं, हाइड्रोलेज एंजाइम कैटालाइजेस हाइड्रोलिसिस। तो क्या मतलब होता है बेटा हाइड्रोलिसिस का? इसीलिए आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता, आपसे मेरा मतलब पूरी क्लास से है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, आई एम सेइंग द होल क्लास बेटा, क्योंकि आप हाइड्रोलेज लिख लेंगे, आपको उसका मतलब ही नहीं पता हाइड्रोलिसिस का, तो कैसे याद होगा? हाइड्रोलेज कैटालाइजेस हाइड्रोलिसिस बेटा। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? breakdown of a bond by addition of water। इस चीज को समझ के लिखो, 10 लाइन बेकार लिखने से अच्छा बेटा आप 2 लाइन लिखो, सिर्फ 2 लाइन प्रॉपरली लिखो, समझ के लिखो। उसको चेक करने में, उस पर नंबर देने में भी मजा आता है। रद्दी भरोगे तो बेटा आप अपने मार्क्स ही गवा रहे हो, बिलीव। आपको बताएं एक मजे की बात, आपकी 25 पन्ने की कॉपी दिखती है इतनी मोटी, लेकिन जब पहला क्वेश्चन दिखता है ना, चलो मैं नहीं बायस होता, मैं कुछ नहीं कहता, पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाता आगे क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखते ही तो बेटा आगे जितने क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, जितने आंसर्स लिखे होते हैं, उन सब पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर बकवास लिखा है, फिर बकवास लिखा है, और बकवास, इवन मोर रबिश। तो लेट अस से अगर आप बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेंट्रेटेड आंसर लिखते तो शायद आपको 10 में 3 मिल जाते। आप 5 लाइन लिखते, शायद आपको 3 मार्क्स मिल जाते, अब उस पे 1 ही मिलेगा। और मान लो अगर मैं पीछे से या कोई भी 50-60 कॉपी ऑलरेडी चेक करके आपकी कॉपी उठा रहा हूं, तो मैं फिर 1 भी नहीं दूंगा, इफ इट इज एब्सोल्यूट रबिश रिटन देयर। इसलिए अपना आंसर कॉन्सेंट्रेटेड रखा करो बेटा, काम की बात लिखो, 4 लाइन ही लिखो, नो प्रॉब्लम। बायोकेमिकल पाथवे ऑफ टायरोसिन मेटाबॉलिज्म बेटा ये देखो, टायरोसिन इज मेटाबोलाइज्ड टू एसिटोएसिटेट एंड फ्यूमेरेट थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। जरा इन 2 नामों को पढ़ो, क्या है ये? एसिटोएसिटेट और व्हाट इज एसिटोएसिटेट? कीटोन बॉडी। यस, क्या? हाँ, इट इज कीटोन बॉडी, एसिटोएसिटेट इज कीटोन बॉडी। तो बेटा कीटोन बॉडी तो सीधा सीधा बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कीटोन बॉडी कैन बी इजीली यूटिलाइज्ड इन बॉडी, मेटाबोलाइज हो जाएगी। कीटोन बॉडी तो हार्ट यूटिलाइज करता है, ब्रेन भी यूटिलाइज करता है टू सम एक्सटेंट। तो एसिटोएसिटेट को डाइजेस्ट करने में तो कोई समस्या नहीं होगी ना, मेटाबोलाइज करने में। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या है? फ्यूमरेट। ये कहां जाके जुड़ेगा? टीसीए साइकिल में। यस, तो जब बेटा टायरोसिन का ब्रेकडाउन होगा ना, टायरोसिन मेटाबोलाइज होगा। क्या? टायरोसिन जब मेटाबोलाइज होगा तो क्या 2 चीज बन रही हैं? आपको पता होना चाहिए अमाइनो एसिड बेटा 2 टाइप के होते हैं, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। यहां पे बेटा कीटोन बॉडी जनरेट हो रही है, सो दिस इज कीटोजेनिक। दूसरा बेटा फ्यूमेरेट जनरेट हो रहा है, फ्यूमेरेट आपका टीसीए साइकिल में चला जाएगा। जो एस्टोएस्टेट जनरेट हो रहा है कीटोन बॉडी, वी कैन यूटिलाइज इन मेटाबॉलिज्म। ठीक, मसल्स यूटिलाइज कर सकती हैं, हार्ट यूटिलाइज कर सकता है, इवन नर्वस टिश्यू कैन आल्सो यूटिलाइज। ठीक है, रिमेंबर, इस चीज को याद रखना। इसको जरा ध्यान से देखो, बस देखो, ठीक है। अंदर लिखा हुआ है बुक में, ये पूरे सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं विद एंजाइम, या तो देखो आप ही को करना है, लेकिन उसको समझो एक्चुअली ये कमाल हो क्या रहा है यहाँ पे। एंजाइम कौन सा डेफिसिट था बेटा? फ्यूमेरेल एस्टोएस्टेट हाइड्रोलेज। रिमेंबर, हाइड्रोलेज। हाइड्रोक्सिलेज मत लिख देना, फिर आओगे कि सर आपने मार्क्स काट लिए। बेटा हाइड्रोक्सिलेज और हाइड्रोलेज बहुत फर्क होता है। ये देखो, फ्यूमेरेल एसिटोएसिटेट is converted to fumarate and acetoacetate by enzyme, जो एंजाइम आपका डेफिसिट है, जो एंजाइम डेफिसिट है। अब जब बेटा ये एंजाइम आपका डेफिसिट होगा तो फ्यूमेरेल एसिटोएसिटेट तो ब्लड में, बॉडी में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, होता जाएगा नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि बेटा ये आगे टूट नहीं रहा है, ये आगे टूट नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा वो तोड़ने वाला एंजाइम नहीं है हमारे पास। जब बेटा ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है तो इसके पीछे जो ये बन रहा है बेटा, ये भी तो एक्यूमुलेट होता जाएगा। सिमिलरली बेटा ये होमोजेंटिसेट भी एक्यूमुलेट होता जाएगा, सिमिलरली पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट भी, और टायरोसिन भी।
क्योंकि यहाँ पे बेटा मेटाबॉलिज्म रुक गया। जैसे आप देखते हो एक पाइप में पानी जा रहा है, पाइप में चंद्रशेखर बेटा इधर पानी में पाइप जा रहा है, आप उस पर पैर रख दो, कहीं पे भी किसी भी एरिया पे पैर रख दो, आगे बेटा बंद हो जाएगा, लेकिन पीछे वो जहां पे पैर रखा ना उसके पीछे पूरा वो पानी एक्यूमुलेट होता जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है, काफी 4-5 स्टेप आगे ये एंजाइम डेफिसिट है, लगभग 4 से 5 स्टेप्स आगे। इसीलिए बेटा रिएक्शन यहाँ आके रुक गई। अब इसकी वजह से ये भी एक्यूमुलेट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और टायरोसिन भी हो रहा है। इसीलिए बेटा टायरोसिन का लेवल यहाँ देखो बढ़ा हुआ आया था। समझ आई बात? इसीलिए अब आप कहोगे सर फिनाइल कीटोन यूरिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बेटा वो फर्स्ट स्टेप था। फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा एंजाइम डेफिसिट था? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। बेटा वो फर्स्ट स्टेप का एंजाइम था। कौन सा स्टेप का? फर्स्ट स्टेप का। ओके, लेकिन वहां पे भी अगर आप ध्यान देना तो फिनाइल एलेनिन जो उससे एक स्टेप पीछे का वो था, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा था। दूसरा इनके एक्यूमुलेट होने की वजह पता और क्या है बेटा? सोचो, फ्यूमरेट और एसिटोएसिटेट तो आगे लग जाएंगे बॉडी में कहीं ना कहीं, दे ऑल कैन बी यूटिलाइज्ड, पर बेटा इनको कहां यूटिलाइज करते फिरोगे आप? इनका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं है बॉडी में, ये तो कंटिन्यूअसली बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं और बनते ही जा रहे हैं। जब इनका सिंथेसिस चलता जा रहा है तो ये बेटा एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। यहां देखो, इन टायरोसिनीमिया टाइप 1 द डेफिशिएंसी ऑफ FAH, क्या फुल फॉर्म है इसकी बेटा? फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपस्ट्रीम मेटाबोलाइट्स। ये देखो इंपॉर्टेंट, लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपस्ट्रीम मेटाबोलाइट्स। देखो यहां आके रिएक्शन रुक रही है ना, तो बेटा अपस्ट्रीम मेटाबोलाइट्स, अपस्ट्रीम मतलब जो पहले होते हैं, जो इसके रिएक्शन में ऊपर होते हैं, इन सब का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इन सब का। ठीक है, पर्टिकुलरली फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट, ये वाला रिएक्शन यहां आके रुक रही है ना, तो बेटा ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है। एंड इट्स डेरिवेटिव सक्सिनाइल एसीटोन। सक्सिनाइल एसीटोन क्या है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट। याद था ना? ये देखो मैंने कहीं तो आपको बताया था। हाँ, यूरिनरी सक्सिनाइल एसीटोन, ये है ना, इसको मैंने कहा था याद रखना। तो बेटा यहां से आ रहा है, इसके एक्यूमुलेशन से। फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट जो है, इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड, अगर एक्यूमुलेट हो रहा है बॉडी में, इमीडिएटली कन्वर्टेड टू सक्सिनाइल एसीटोन। ओके, इसीलिए वो यूरिन में आ रहा है। अब इसमें और फिनाइल कीटोन यूरिया में बेसिक फर्क पता क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? फिनाइल कीटोन यूरिया में बेटा जो आगे प्रोडक्ट बनने थे ना, टायरोसिन और टायरोसिन से आगे, उनकी डेफिशिएंसी हो रही थी, जिससे हमें न्यूरोलॉजिकल और दूसरे पैथोलॉजिकल डिफेक्ट्स आ रहे थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है पता है? रिएक्शन आगे नहीं हो रही है, उससे भी हमें कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनकी डेफिशिएंसी हमें इतना नुकसान नहीं कर रही जितना इनके एक्यूमुलेशन से हो रहा है। समझ आई बात? जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बन गए हैं उनके एक्यूमुलेशन से हमें नुकसान ज्यादा हो रहा है। इसीलिए यहां पे लिखा है द डेफिशिएंसी ऑफ FAH लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अपस्ट्रीम मेटाबोलाइट्स, पर्टिकुलरली फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट, ये वाला। This is the difference between phenylketonuria and tyrosinemia. आगे देखते हैं, बायोकेमिकल बेसिस फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सिनाइल एसीटोन, ये वाला। सक्सिनाइल एसीटोन किसका डेरिवेटिव है? फ्यूमरेल एसिटोएसिटेट। The enzyme deficiency prevents the breakdown of fumarate acetoacetate, leading to its spontaneous conversion into succinyl acetone. तो बेटा succinyl acetone कैसे बन रहा है? ऊपर लिखा है, पढ़ो। Enzyme deficiency prevents breakdown of fumarate acetone, leading to its spontaneous conversion into succinyl acetone. Okay? कौन सा एंजाइम डेफिसिट था?
फ्यूमरल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज। उसकी डेफिशिएंसी से बेटा फ्यूमरल एसिटोएसिटेट कन्वर्ट हो रहा है सक्सेनाइल एसीटोन में, which is another ketone body. Okay. Then succinyl acetone inhibits delta aminolevulinic acid dehydratase, an enzyme critical in heme biosynthesis, resulting in secondary porphyria like symptoms and anemia. इस लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि अभी आपका हीम बायोसिंथेसिस नहीं हुआ है. We have not started heme biosynthesis and pigment metabolism. फिर भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, बस बेसिक आइडिया. हीमोग्लोबिन के बेटा दो पार्ट होते हैं, कितने? दो पार्ट. वन इज हीम एंड सेकंड इज ग्लोबिन. ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन टोटली प्रोटीन है. क्या है? प्रोटीन. प्रोटीन कैसे बनता है? ट्रांसलेशन से. किससे? ट्रांसलेशन से. mRNA बनता है, उसका ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बन जाता है. लेकिन बेटा हीम जो होता है, हीम इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट. इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट. उसका बायोसिंथेसिस का पाथवे अलग होता है और उसमें पहला स्टेप जो होता है ना, पहला स्टेप दैट इज एडिशन और नॉट एडिशन, आई शुड से कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम है. क्या क्या? ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम है फॉर्मिंग डेल्टा अमाइनो लेवुलोनिक एसिड. डेल्टा अमाइनो लेवुलोनिक एसिड, ये फर्स्ट स्टेप होता है हीम सिंथेसिस का. फर्स्ट स्टेप होता है हीम सिंथेसिस का. और बेटा ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है पूरी रिएक्शन का. इट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. अब ये देखो, आपका फ्यूमरल एसिटोएसिटेट से क्या बन रहा है? सक्सिनाइल एसीटोन. क्या बन रहा है? सक्सिनाइल एसीटोन. अब ये सक्सिनाइल एसीटोन जो बन रहा है बेटा, ये डेल्टा अमाइनोलेवुलोनिक एसिड डीहाइड्रेटेज जो एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर रहा है. क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है. यानी कि हीम सिंथेसिस रुक रहा है बॉडी में. जब हीम सिंथेसिस रुक रहा है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा. कम बनेगा. क्या बनेगा? कम बनेगा. और जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो कैसे सिम्टम्स आएंगे बेटा? एनीमिया जैसे. समझ आई बात? टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एक्यूमुलेटेड मेटाबोलाइट्स. Succinyl acetone causes oxidative stress, mitochondrial dysfunction and inhibition of heme synthesis, leading to anemia and neurologic crisis. Second, fumarate acetoacetate and mallyl acetoacetate are cytotoxic to liver cell, leading to hepatocellular damage, fibrosis and even eventual cirrhosis. एक सिम्टम आपने हिपेटोमेगेली भी देखा था. देखा था नहीं देखा था? देयर वाज अ सिम्टम इन दिस केस ओनली, हिपेटोमेगेली. तो बेटा वो इसके एक्यूमुलेशन से आ रहा है. बिकॉज फ्यूमरल एसिटोएसिटेट इज हिपेटोटॉक्सिक एंड साइटोटॉक्सिक. ओके. देन क्या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जब हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं और फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं. फ्री रेडिकल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ा? एथेरोस्क्लेरोसिस जनरेशन में बेटा एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है फ्री रेडिकल्स. क्या होता है? फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स अगर आप सादी भाषा में देखें ना तो बेटा ये होता है. When we are talking of free radicals in body, we are primarily talking about oxygen free radicals. ये वाला ठीक. Then यही होता है. Even H2O2, you can even write H2O2. Okay, these are all species of free radicals. H2O2 is not a free radical, but it eventually generate free radicals. ठीक है. तो बेटा जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो इनको खत्म करने वाले जो आपका कहना चाहिए सिस्टम होता है, उसके पास इतना फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म नहीं होता. लाइक ग्लूटाथायन, एक लिमिट के बाद ग्लूटाथायन इन सबको नहीं पकड़ पाएगा ना, तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है. When there is a number of free radicals in your cells,
that increases oxidative stress on that cell. क्या जनरेट करता है ना बेटा, हाँ, इट जनरेट करता है, असिस्ट करता है, और साथ के साथ बेटा ग्लूटाथायोन, विटामिन ई, विटामिन के, इवन विटामिन ए, इनके एक्शन को भी हैम्पर करता है. देख यहाँ पे हिपेटोमेगेली आ रहा है, देयर इज हिपेटोमेगेली कमिंग. ठीक, विटामिन ई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट. विटामिन ई इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. और फैट सॉल्युबल विटामिन बेटा कहाँ स्टोर होता है? लीवर में. व्हेन देयर इज हिपेटोमेगेली व्हाट वुड हैपन? वो नहीं हो पाएंगे स्टोर बेटा. इसीलिए बॉडी पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है. मान ले 500 फ्री रेडिकल बन रहे हैं. पहले विटामिन ई होता था हमारे पास इतना, या विटामिन ए इतना होता था कि उन फ्री रेडिकल्स को हम पकड़ लें, वो डैमेज ना कर पाए. अब हिपेटोमेगेली है बेटा, इवन इंक्रीज जॉन्डिस, तो उतना विटामिन स्टोर हमारे पास नहीं है. अब मान लें हम 350 ही पकड़ पा रहे हैं, तो सेल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है. ये tyrosine accumulation can lead to corneal deposit and neurological impairment similar to phenylalanine. ठीक है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है. निटिजोन थेरेपी छोड़ दो बेटा. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड. कॉम्प्लिकेशंस इफ अनट्रीटेड. प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज. वाई प्रोग्रेसिव लिवर डिजीज बेटा? क्योंकि एक्यूमुलेशन धीरे धीरे होगा. एक्यूमुलेशन धीरे धीरे होगा. किसका? हाँ, सक्सिनाइल एसीटोन ऑल्सो इन, हाँ, मेलिल एसिटोएसिटेट, फ्यूमरिल एसिटोएसिटेट. These will slowly get accumulated. These will slowly get accumulated, causing hepatocellular damage. Hepatocellular damage. Then renal tubular dysfunction resulting in Fanconi syndrome. फैंसी टर्म में आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे काम चल जाएगा. Neurologic crisis including peripheral neuropathy and developmental delay. Neurological crisis including peripheral neuropathy and developmental delay. Now, what is the difference between PKU and tyrosinemia? बेटा वहां पे जो न्यूरोपैथी हो रही थी ना, वो CNS में हो रही थी. कहां पे? CNS में. Here it is in PNS. In PNS. याद रखिएगा ये चीज. अर्ली डेथ ऑफन बिफोर 2 years of age ड्यू टू लीवर फेलियर. ओके, लीवर फेलियर. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ टायरोसिनेमिया. A quick word on type 2 and type 3 also. Type 2 Richner-Hanhart syndrome, deficiency of tyrosine amino transferase. किसकी deficiency? Type 1 में किसकी deficiency थी? Fumarate acetoacetate hydrolase. Type 2 में किसकी है बेटा? Tyrosine amino transferase. Then अच्छा, deficiency of tyrosine amino transferase present with corneal ulcers, hyperkeratosis and intellectual disability. Okay. Then type 3, deficiency of para-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. किसकी? para-hydroxyphenyl pyruvate बोलो. para-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase presents with ataxia and mild intellectual disability. फिर से दानिश भाई आ गए. एल्केप्टोन्यूरिया. इसमें एल्केप्टोन्यूरिया भी होता है. देखो, deficiency of homogentesis oxidase leading to homogenesic acid accumulation, ऑक्रोनोसिस एंड आर्थराइटिस. ऑक्रोनोसिस अगले केस में बताएंगे क्या होता है. पिगमेंटेशन होता है बेटा एक तरह का. बायोकेमिकल टेस्ट. प्लाज्मा टायरोसिन लेवल, यूरिन सक्सिनाइल एसीटोन एंड एंजाइम एसेस कंफर्म द डायग्नोसिस. डाइटरी मॉडिफिकेशन. कॉमन सेंस लगाओ बेटा. डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए? लो टायरोसिन लेवल और
low phenylalanine also. Why? Because it produces tyrosine. Yes, because phenylalanine will also produce tyrosine. ठीक है, तो बेटा phenylalanine तो कम करना ही करना है, टायरोसिन भी कम करना है. ठीक है. PKU में क्या था? डाइटरी मॉडिफिकेशन Low phenylalanine. विद टायरोसिन सप्लीमेंटेशन. यहाँ पे क्या है? Tyrosine. टायरोसिन और phenylalanine दोनों कम करना है. Regular monitoring of plasma tyrosine levels is essential. Then adequate intake of essential amino acid excluding tyrosine and phenylalanine is maintained to support growth and development. Okay? A 27-year-old male presents. अच्छा remember, पहले जो भी दोनों केस देखे थे, they were both infants. ठीक है? Infants in pediatric OPD or in pediatric clinic. This is a well-aged male, 27, ठीक ठाक एज होती है. Presents to outpatient clinic with complication of progressive darkening of his urine since childhood. He reports that his urine turns black after standing for a few hours. He also mentions joint pain. Joint pain. तो क्या आपके दिमाग में आता है? तो आर्थराइटिस का केस, गाउट का केस हो सकता है. ठीक है, पर्टिकुलरली इन द लोअर बैक एंड नीज. तो इससे बात और रीएफर्म होती है कि गाउट का या आर्थराइटिस का केस है, क्योंकि बेटा वो बड़े जॉइंट्स, वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा ज्यादा इफेक्ट करता है. Which has been progressively worsening over the past few years. The patient notes that he has had difficulty in extending his knees and that the pain worsen with physical activity. जैसे मान लो थोड़ा मेहनत करता है तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है. He also has complaints of black discoloration of his ear, which has become more noticeable over time. The family history is unremarkable with no known history of metabolic or genetic disorder. The patient has no significant history of smoking, alcohol use or any other comorbidity. Okay? Why beta ear and nose? ये बेटा कार्टिलेज होता है, ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो अगर इनमें बहुत ज्यादा डिपोजिशन होने लग जाए ना, बहुत ज्यादा, तो बेटा इन्हें ये दिखता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज जाके चेक करना. तूतनखामन कौन था? ये He was the pharaoh of Egypt. हाँ, किंग था. ठीक बेटा, द इजिप्शियन pharaohs also suffered from alkaptonuria. पता है? कभी अगर आपने वो फेरो की फोटो कभी ध्यान से नोटिस की हो, वैसे बनी होती है ना, साथ में उनकी एक बिल्ली होती है. ठीक, दे यूज्ड टू हैव कैट्स, इजिप्शियंस. ठीक, अगर बेटा उस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये नाक और ये कान बेटा ये ब्लैक है उनके. देखिएगा कभी फोटोज में. ठीक है, वो क्यों थे ये बहुत टाइम तक पता नहीं चला, लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई ना, तो जब उनके कार्टिलेजेस वगैरह चेक किए तो पता चला वो भी ब्लैक है. वर्टिब्रल डिस्क, आपके नी जॉइंट के कार्टिलेज, दीज आर ऑल ब्लैक ड्यू टू होमोजेंटेसिक एसिड डिपोजिशन. हाँ, होमोजेंटेसिक एसिड डिपोजिशन. और क्योंकि नाक और पिना पे बेटा वो बहुत ज्यादा है, तो बहुत प्रोमिनेंट है, तो दिखता था. इसलिए जिन्होंने भी उनका वो चित्र बनाया होगा ना बेटा, तो उसने वो चीज बहुत प्रोमिनेंट करके दिखाई थी. कभी ध्यान देना इस बात. आज घर जाके चेक करना, फोटो देखना. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट, वेट, वाइटल साइंस, देन पल्स, टेम्परेचर, जनरल एग्जामिनेशन, नो साइंस ऑफ एनीमिया और जॉन्डिस. ना एनीमिया है ना जॉन्डिस. Musculoskeletal examination, tenderness over lower back and knees, decreased range of motion in knees due to pain, no swelling or redness. Skin examination, black discoloration of sclera and the auricles. Urine analysis, black color after standing for 1 hour. Remember, एलकेप्टोन्यूरिया में बेटा जब बिल्कुल फ्रेशली यूरिन वॉइड होता है ना, बिल्कुल जब हम फ्रेशली यूरिन पास करते हैं, उसका कलर बिल्कुल पेल या स्ट्रॉ कलर्ड होता है, जैसा नॉर्मल यूरिन का होता है.
जब हम उसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे ना किसी जार में या किसी कंटेनर में, तो बेटा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही किसके, दैट होमोजेंटेसिक एसिड स्टार्ट्स ऑक्सीडाइजिंग, स्टार्ट्स एंड टर्निंग ब्लैक। ऐसा नहीं कि बेटा आपने अभी रखा तो 5 मिनट बाद वो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, नहीं बिल्कुल काला नहीं होगा, लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा फर्क आने लग जाएगा। 1 घंटे बाद बिल्कुल काला हो जाएगा, 1 से 1.5 घंटे बाद। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन बेटा, यूरिन एनालिसिस, डार्क यूरिन आफ्टर स्टैंडिंग। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं, सॉरी, इसका डायग्नोसिस करना बड़ा आसान होता है। पीकेयू का क्या था, माउजी ऑर्डर, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक। टायरोसिनीमिया का क्या था बेटा, एंड एलिवेटेड टायरोसिन लेवल। इसका सबसे इजी है, कुछ नहीं करना, यूरिन लो, धूप में रख दो, यूरिन सैंपल लीजिए, धूप में रख दीजिए, खत्म। काला पड़ गया तो एल्केप्टोन यूरिया, नहीं नॉर्मल। यूरिक ऑर्गेनिक एसिड प्रोफाइल इंक्रीज्ड, होमोजेंटेसिक एसिड लेवल्स, serum levels, normal creatinine, uric acid and kidney function test. Genetic testing, positive for mutations in homogenetic acid, dioxygenase gene. Diagnosis, the diagnosis is alkaptonuria, a rare inherited metabolic disorder characterized by accumulation of homogenetic acid in body due to deficiency of enzyme homogenetate 1,2-dioxygenase. This leads to deposition of dark pigments in connective tissue and urine, turning dark upon exposure to air. ब्लड कैसा टिश्यू होता है बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। Why it is a connective tissue? बोलो। Why it is a connective tissue? Why it is called connective tissue बेटा? क्या मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो कनेक्ट कर रहा है, क्या? बेटा इट हैज फिब्रिन, फिब्रिनोजेन, इसके ग्राउंड सब्सटेंस में फिब्रिनोजेन, फिब्रिन होता है, इसीलिए इट इज टर्म्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप ये सोच रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह ये सब चीजें लेके जाता है, तो बेटा CSF को हम क्यों नहीं कह देते इट इज अ टिश्यू, लिम्फ को क्यों नहीं कह देते, नहीं कहते ना, सिर्फ ब्लड को बोलते हैं, ओके। आगे पैथोफिजियोलॉजी, एल्केप्टोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिमिलर टू PKU एंड टायरोसिनीमिया, ठीक है, caused by mutation in homogenetic acid dioxygenase gene which encodes for enzyme homogenetate 1,2-dioxygenase. This enzyme is responsible for conversion of homogenetic acid to malonyl acetoacetate in the catabolic pathway of amino acid phenylalanine and tyrosine. In the absence of HGD, bolo, homogenetic acid dioxygenase, 1,2 नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। Homogenetic acid accumulates in body and is excreted in the urine. Over time, homogenetic acid undergoes oxidation and polymerization, leading to formation of ochronotic pigment that deposits in connective tissue, particularly in cartilage, skin and sclera. Benzoquinone, क्या? Benzoquinone and its acetates, बेटा ये पॉलीमराइज होता है, ठीक है, ये पॉलीमराइज होता है और डार्क कलर या ब्लैक कलर कंपाउंड बनाते हैं, जिससे यूरिन भी काला होता है, कार्टिलेज भी काले होते हैं। इसी को बेटा हम बोलते हैं ऑक्रोनोटिक पिगमेंट। कौन सा? ऑक्रोनोटिक पिगमेंट।
Then clinical presentation, urine discoloration. The hallmark sign is darkening of urine when exposed to air. Clinical presentation में hallmark sign क्या होता है बेटा? यूरिन को आप बाहर रख दीजिए धूप में, चांदनी रात में, जैसा आपका मन करे, जैसी आपकी सेटिंग है, काला पड़ जाएगा. ठीक है? It just need oxygen. It just needs oxygen. This is due to oxidation of homogenesic acid which turns dark brown or black upon standing. Ochronosis. The accumulation of homogenesic acid in connective tissue results in bluish black discoloration. Please make small change. This is not bluish black, it is purely black. क्या? क्या? हाँ ब्लैक, इसीलिए तो मैं क्या ब्लैक ही क्यों होता है? अच्छा चलिए बता, क्लोरोफिल ग्रीन ही क्यों होता है फिर? बताओ रीजन इसका. हर कलर की बेटा एक रिफ्लेक्टिंग और ट्रांसमिटेंस प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है ना. अब इसका मैं क्या आंसर दूं आपको, बताओ. जो बेंजोक्विनोन और उसके एसिटेट्स बेटा बन रहे हैं, दे आर ब्लैक इन कलर. इसका बेसिक आंसर तो यही हुआ फिर. ब्लूइश नहीं है बेटा, ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड cartilage. The most noticeable signs appear in ears and eyes. Arthropathy. Deposition of pigments in joints, particularly in large weight-bearing joints, knees, hips, and spine, leading to progressive osteoarthropathy. Joint pain and stiffness are commonly reported, often starting in lower back and knees, as seen in this case. आर्थ्रोपैथी क्या होती है बेटा? एक्सप्लेन करो. क्या लिखा है? एक बार फिर पढ़ो. डेपोजिशन ऑफ पिगमेंट इन जॉइंट्स. यहाँ पे कौन सा पिगमेंट है? होमोजेनेसिक एसिड. कौन सा? होमोजेनेसिक एसिड. दिस इज आर्थ्रोपैथी. इसीलिए बेटा इसमें गाउट जैसे सिम्टम्स आते हैं. कौन से? गाउट जैसे सिम्टम्स. क्योंकि वहां पे क्या डिपॉजिट होता है? वहां पे यूरिक एसिड डिपॉजिट होता है. यूरिक एसिड क्रिस्टल्स. यहाँ पे क्या हो रहा है? होमोजेनेसिक एसिड. यहाँ पे पिगमेंट हो रहा है. क्या हो रहा है? पिगमेंट. कभी माइक्रोस्कोपिक इमेज देखी है क्रिस्टल की? नहीं देखी. बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक. उसके इतने सारे फैसेट्स होते हैं और सब ऐसा लगता है कि जैसे, कैसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, जैसे आप मान लीजिए कांच के बहुत छोटे छोटे पीस देखे आपने? बहुत छोटे छोटे, छू लो तो खून निकल जाता. तो बेटा क्रिस्टल्स बिल्कुल वैसे होता है. क्रिस्टल्स आर जस्ट लाइक दैट. इसलिए वो जहां भी डिपॉजिट होता है ना बेटा, वो धीरे धीरे वो डैमेज करते रहता है, इसलिए पेन होता है. इसलिए गाउट का पेन बहुत सीवियर होता है. बट दिस इज पिगमेंट. This is not that harmful. लेकिन डिपॉजिट तो हो रहा है ना आउट ऑफ टर्न, तो कुछ सिम्टम्स ये भी कॉज करेगा गाउट वाले. डायग्नोस्टिक वर्कअप, यूरिन एनालिसिस, डार्कनिंग ऑफ यूरिन अपॉन स्टैंडिंग. Urine organic acid analysis. This is the most specific test for alkaptonuria. Elevated level of homogenesic acid are diagnostic. यूरिन तो बेटा बाहर रख के देख लिया, अगर काला हो रहा है तो इट इज alkaptonuria. लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट कंफर्म डायग्नोसिस चाहिए, देन VSS, homogenesic acid levels in blood. Homogenesic acid levels. Then serum biochemistry. Typically blood test for kidney function. Example, creatinine, urea and uric acid are normal in alkaptonuria since the primary issue is metabolic rather than renal. खुद सोचो, अगर आपका यूरिन कुछ देर बाद काला पड़ने लग जाए तो आपका पहला डाउट कहाँ जाना चाहिए? किडनीज पे. कहाँ पे? बट किडनी फंक्शन टेस्ट आर कंप्लीटली नॉर्मल. पता है क्यों? क्योंकि पैथोलॉजी किडनीज में है ही नहीं. वो बेटा यूरिन काला हो रहा है ड्यू टू होमोजेनेसिक एसिड, और वो एक्स्ट्रा इसलिए बन रहा है क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो. कौन सा?
मेटाबॉलिक, रीनल नहीं है। इसीलिए क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड सब नॉर्मल आएगा आपका। आगे जेनेटिक टेस्टिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन इन होमोजेनेटिक एसिड डाइऑक्सीजनेस जीन कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कंफर्मिंग द डायग्नोसिस इन एम्बिगुअस केस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्राइमरी हाइपर यूरिसीमिया और गाउट। इससे एल-केप्टोन्यूरिया अलग कैसे है? देखो, while gout shares joint pain and possibly uric acid accumulation, it does not cause urine discoloration or ochronotic pigmentation. एल-केप्टोन्यूरिया में बेटा पिगमेंटेशन है, यूरिन काला पड़ रहा है, ठीक, लेकिन गाउट में ये नहीं होता। जॉइंट पेन दोनों जगह है, जॉइंट पेन दोनों जगह है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा आपका। टायरोसिनीमिया टाइप 1 में देखो इससे कैसे अलग है। सिमिलर बायोकेमिकल डिफेक्ट इन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म बट इट प्रेजेंट्स विद मोर सीवियर लीवर एंड रीनल मैनिफेस्टेशन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन दिस केस। टायरोसिनीमिया से कैसे अलग है बेटा एल-केप्टोन्यूरिया? टायरोसिनीमिया में क्या था? हिपेटोमेगैली थी, लिवर सिरोसिस था, रीनल डैमेज था। यहाँ पे वो सब नहीं है। ओके, देन पैक्योनिकिया कॉग्निटिया, पता नहीं क्या है सॉरी, अरे मैं भी इतना थक गया हूं ना इस टाइम तक भाई, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा। पैक्योनिकिया कॉग्निटिया, a disorder associated with joint tissues and skin pigmentation changes but it lacks characteristic dark urine and ochronosis of L-ketonuriia. You can safely ignore this thing. Management, supportive treatment. The focus is on symptom management, particularly for pain and joint involvement. Focus is on symptom management. Why symptom management? बेटा तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैसा है? जेनेटिक। ये अब ठीक थोड़ी होगा, बहुत बहुत मुश्किल है, ये नहीं ठीक हो सकता। जीन थेरेपी से बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। पूछ क्यों? पूछ क्यों? अगर जीन थेरेपी से कामयाबी मिलती ना तो बेटा HIV का इलाज मिल चुका होता आज तक, बता रहा हूं मैं। जीन थेरेपी में एक कमी और आती है, पता है क्या? हम जिस वायरस को यूटिलाइज करते हैं ना, वायरस को, वो करेक्टेड जीन इनकॉर्पोरेट करने के लिए, करेक्टेड जीन, लेट अस से हर्पीज वायरस का इस्तेमाल हो रहा है। किसका? हर्पीज वायरस। तो बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है बेटा वो जीन तो करेक्ट नहीं हुआ लेकिन पेशेंट को हर्पीज हो गया। और जिन केसेस में कामयाबी मिली वो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल चली, उसके बाद आपको फिर उस सीवियर ट्रीटमेंट के अंदर जाना पड़ेगा विच इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए मैंने जीन थेरेपी बेटा नहीं बोला। The focus is on symptom management, particularly for pain and joint involvement. Non-steroidal anti-inflammatory drugs or corticosteroids can be used to control pain. ठीक है, सिर्फ कंट्रोल हो सकता है, खत्म नहीं कर सकते आप उसे। यानी कि जैसा होता है ना, एनेस्थीसिया दे दो, कुछ टाइम के लिए वो पेन सबसाइड हो जाता है, नहीं पता चलता, लेकिन जैसे बेटा वो एनेस्थीसिया खत्म, वापस। Joint replacement may be necessary in advanced cases of joint degeneration. Dietary modification. While there is no specific cure, a low phenylalanine and low tyrosine diet may help slow accumulation of homogenetic acid. फिर से low phenylalanine and low tyrosine. Nitizone, छोड़ दो इसे। Gene therapy. Ongoing research on gene therapy holds promise for a potential cure in future. Thank you.